जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ भर्ती 2023 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसी की श्रृंखला में जीके का एक और मॉक टेस्ट लेके मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन संख्या 101 से पहला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर ये भारत में कहाँ पर है? दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर जो आपको देखने को मिलेगा ये कर्नाटक में मिलेगा और ये आपका हम्पी में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। विरूपाक्ष मंदिर कौन सी शैली में बना? द्रविड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, चोल झील का निर्माण जो करवाया था तो वो कराया था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक है। और चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर वंश है नेवी के मामले में, याद रखना। सबसे ताकतवर नेवी दक्षिण भारत में कौन से वंश के पास थी? तो चोल वंश के पास थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन सा था? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? जहांदार शाह। जहांदार शाह जो था ये पहला कठपुतली मुगल सम्राट था, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों, मुगल काल में जो पुलिस बल का मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, सूबेदार कौन होता था? सूबेदार होता था प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी, याद रखेंगे। अच्छा, मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी, याद रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं खाता? अच्छा, इब्न बतूता भारत आया 1333 में, बिल्कुल सही है। गुरु नानक का जन्म 1506 में हुआ था। दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1506 में नहीं हुआ था, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। सही जवाब है इसका 1469। तो ये वाला आपका कथन आपका मिसमैच करता है। उसके बाद में मार्को पोलो भारत आया था 1290, ये भी सही है। 1498 वास्को डी गामा आया था, ये भी सही है। बाकी सारे सही हैं, लेकिन गुरु नानक जो हैं इनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है, भारत में सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। नेक्स्ट आपका, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब लखनऊ से सहारनपुर जा रही जो ट्रेन थी उसे भारत में जो एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको मतलब फांसी की सजा भी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखना, 1925 में हुआ था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों, गदर आंदोलन के नेता जो हैं वो हैं लाला हरदयाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना जो हुई वो 1913 में हुई और गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में था। सैन फ्रांसिस्को शहर में है गदर पार्टी का मुख्यालय, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया भगत सिंह। भगत सिंह ने एक मतलब संस्था बनाई थी, यंग इंडिया सोसाइटी, याद रखना। यंग इंडिया सोसाइटी ये किसने बनाई है? नौजवान भारत सभा, तो ये भगत सिंह ने बनाई थी। यंग इंडिया सोसाइटी या नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने बनाई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। और भगत सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है? वाई आई एम एथीस्ट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की माँ जो कहा जाता है वो आपका मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है 108। क्या कहा गया? गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की वो कब की? तो इसका सही जवाब होगा 24 फरवरी 1919 को, जब रोलेट एक्ट आया था। इन्होंने 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक चीज़ याद रखना, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये जो किताब है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
ठीक है, याद है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर। चलिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत में, वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जो थी ये कब बनी थी पहली बार? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 1937 में पहली बार गठित की गई है, ये आप याद रखना। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की टोटल सीटें 403 है। क्लियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? ध्यान रखना, ग्राम सभा के सदस्य पूछा गया है। दोस्तों, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। या मैं आसान शब्दों में कहूँ, ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है और जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत है, उनको ही हम बोलेंगे ग्राम सभा के सदस्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, ग्राम पंचायत का। ठीक है, याद रखना। और भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, याद रखना, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? दोस्तों, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो आर्टिकल 243 बी के तहत एक बात कही गई है कि वे व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे जिनके नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, या तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। और इसके द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की गई है। ठीक है, 11वीं अनुसूची, और साथ साथ आप याद ना, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषयों पर शक्ति दी गई है। ठीक है, 29 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। क्लियर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था जो है इसका जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल है वो त्रिस्तरीय है, तो बलवंत राय मेहता को भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता। क्लियर दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, भारत में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी राजस्थान के नागौर से। पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत नागौर जिले से हुई, राजस्थान के। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा गया 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है ना, ये भाषाओं का उल्लेख करती है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। याद रखना इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, ट्रिकल सिंचाई के रूप में किसे जाना जाता है? तो ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। क्या आपको पता है कि ड्रिप सिंचाई जो है वो दुनिया में सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? इजराइल। ड्रिप सिंचाई पद्धति इजराइल की देन है दुनिया को, याद रखना दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खालिस्तान, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि क्या है? दोस्तों, अगर आप कोई लहरदार भूमि है या रेतली मिट्टी है तो उसके लिए फुब्बारा विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, फुब्बारा विधि। नेक्स्ट आपका, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाता है, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, एक ऐसी कृषि जो किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। ठीक है, तो उसे बोलेंगे जीविका कृषि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जीविका कृषि। दोस्तों, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखना इसके बारे में। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको रेड कॉलर कहा जाता है। या ये आप याद रखिएगा, रेड कॉलर कौन होते हैं? तो कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को रेड कॉलर कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? दोस्तों, एक ड्राई आइस है सांता आना, ये कहाँ बहती है? तो ये कैलिफोर्निया में बहती है। याद रखना,
कैलिफोर्निया में बहती है सांटाना, पूछा जाता है तो आप याद रखें। अच्छा, अभी भारत में, उत्तर भारत में गर्मी चल रही है, तो उत्तर भारत में भी एक मतलब स्थानीय हवा बहती है लू, शुष्क हवा होती है, नमी इसमें बिल्कुल नहीं होती और इसमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और हमारी बॉडी को अगर लग जाएँ तो इससे कई सारे हीट स्ट्रोक आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप भी याद है ना, नॉर्थ इंडिया में गर्मियों के दिनों में नमी विहीन हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। तो सांटाना कैलिफोर्निया में। अच्छा दोस्तों, यहाँ है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदान मिलते हैं, पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, अर्जेंटीना में मिलते हैं, याद रखना। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न, ये आप याद रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखा जाता है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो ये मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय पूछा था। अच्छा, भारत में कहाँ पर है, तो भारत में कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला में है और भारत में कहाँ पर है, भारत में है आपका कटक उड़ीसा में, याद रखना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यह है पटाका। पटाका किस देश की मुद्रा है दोस्तों, पटाका जो मुद्रा है ना वो मकाऊ की मुद्रा है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन यहाँ दूसरे पेज पे हैं, अभी आएंगे। तो मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है, ठीक है। एक मुद्रा आपको और बता देता हूँ, जलोटी। जलोटी ये भी बहुत आता है एग्जाम में, पोलैंड की मुद्रा जलोटी कहलाती है। पोलैंड की मुद्रा क्या है, जलोटी, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। और एक गुलट्रम और याद रखना, भूटान की मुद्रा है गुलट्रम। गुलट्रम ये भूटान की मुद्रा है और ये भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट और चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 119। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। भारत में बैंकिंग लोकपाल की बात करें तो बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के लिए बैंकिंग जो लोकपाल है ये बना था, ठीक है। तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। चलो कुछ कुछ सही लग रहा है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल की योजना के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ही बैंक आए, इसमें सारे बैंक जो हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह से स्वीकार करना बाध्यकारी है, यह गलत है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने और हल करने के लिए एक मामूली शुल्क लेता है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों रिजर्व बैंक की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक जो है ये 1 अप्रैल 1935 को बना है और हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई फॉर्म किया गया है, याद रखना, हिल्टन यंग, क्लियर। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और आरबीआई का लोगो क्या है, टाइगर अंडर पाम ट्री। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, कितना है, 17। अरुणाचल प्रदेश में 17 है जनसंख्या घनत्व, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो किस राज्य की है, यूपी की, फिर आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, याद रखना। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका भारत की जनसंख्या। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई है, 1881 में, और जनसंख्या दिवस कब होता है, 11 जुलाई को। और एक चीज़ और पूछेगा, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन होता है, याद रखना इसके बारे में। और भारत में जनगणना का जनक कौन है, तो भारत में जनगणना का जनक है हेनरी बोल्टर, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनगणना का जनक किसको माना गया, हेनरी बोल्टर को माना जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी ना भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुका है और भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो चुकी है, याद रखेंगे इसके बारे में कि भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, 142.86 करोड़। और भारत चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन चुका है जनसंख्या के मामले में, याद रखना इसके बारे में, ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दूं। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व है, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। और मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, मिजोरम में कौन सा, दम्पा टाइगर रिजर्व,
याद रखना। नागालैंड में कौन सा, इंटांकी नेशनल पार्क, इंटांकी नेशनल पार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी के रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? दोस्तों दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जीडीपी जो है ना वो किसकी है? सही जवाब होगा आपका दूसरे स्थान पे चीन। चीन की मतलब सबसे बड़ी जीडीपी है दूसरे नंबर की। दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और चीन में एक मरुस्थल याद है ना, तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल, ये काफ़ी आता है एग्जाम में आपके। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? चीन में। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा कब खींची गई है? 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है? 3488 किलोमीटर लंबी भारत और चीन की सीमा है, याद रखिएगा। और चीन का ना एक व्यक्ति याद रखना, डिंग लैरेन। डिंग लैरेन। दुनिया में शतरंज का नया बादशाह कौन बना है? देखो पहले मैग्नस कार्लसन थे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, अभी दुनिया का नया बादशाह शतरंज के मामले में वो कौन है? डिंग लैरेन। और चीन के हैं ये, ठीक है, याद रखना। तो दूसरे नंबर की जीडीपी किसकी है? आपकी चीन की। अच्छा, जीडीपी होती क्या है? एक साल में वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों ललित कला अकादमी जो है ना वो आपकी सिरेमिक कला इतिहास के क्षेत्र में प्रदान करती है। तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता इसमें? ललित कला अकादमी मूर्ति कला, ठीक है, सिरेमिक और कला इतिहास इनके क्षेत्र में, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में ये आपको स्कॉलरशिप नहीं देती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ना एक डांस याद है ना, नौटंकी। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नौटंकी नृत्य या नौटंकी थिएटर कहाँ होता है? यूपी में होता है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? अच्छा, कहने का मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है? सरिस्का तो राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन अमानगढ़ बिजनौर में आता है। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, ठीक है, याद रखना, अमानगढ़ बिजनौर में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई वो 1 अप्रैल 1973 को हुई है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है, ये आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत में कितने टाइगर हैं? भारत में टाइगर की संख्या है जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 3167 टाइगर हैं भारत में, याद रखना, ये नई रिपोर्ट है। और भारत में 4 साल के अंतर मतलब 2018 से 2022 तक 200 टाइगर जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये आप याद रखें, 3167 टाइगर हैं भारत में। क्लियर, पूछा जाता है। और 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो दोस्तों दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू मनाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। थारू जनजाति जो गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है, हिंदू जैसे सभी त्योहार ये मनाती है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति है ना, ये किरात वंश से संबंधित है, किरात वंश से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में क्या है दोस्तों? इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वह एकमात्र क्षेत्र कौन सा जहाँ तांबा पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो तांबा मिलता है ना वो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में मिलता है। तो ये आप याद रखना, ललितपुर में तांबा पाया जाता है। दोस्तों ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया है, ठीक है। तांबे की खोज कौन से युग में हुई है? चालकोलिथिक युग में। तांबे की खोज कौन से युग में हुई है? तो चालकोलिथिक युग में तांबे की खोज की गई है, ये आप याद रखना, ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, और ये गोमती नदी के किनारे है। देखो लखनऊ 1921 में ना उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनी, और लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 1935 में। 1935 में लखनऊ यूपी की पूर्ण राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका बुलंदशहर, ये आप जिला है इसका मिर्ज़ापुर भी आप याद रखें। और मिर्ज़ापुर में ना कजरी लोकगीत गाए जाते हैं, कजरी,
कजरी लोकगीत कौन से जिले में गाए जाते हैं? तो मिर्जापुर और सोनभद्र के गीत हैं कजरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों एशिया का प्रथम डीएनए बैंक ये नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि लखनऊ में एकाना स्पोर्ट सिटी भी है? याद रखना, एकाना क्रिकेट स्टेडियम या एकाना स्पोर्ट सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है ये। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कानपुर। भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? कानपुर को कहा जाता है। बाकी बरेली इसको सुरमा नगरी या झुमका नगरी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी इसका सही है, चित्रकूट। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है, तो ये चित्रकूट में है। और चित्रकूट ना मंदाकिनी नदी के किनारे है, याद रखना। मंदाकिनी नदी बहती है और चित्रकूट बुलंदशहर बुंदेलखंड में आता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना चित्रकूट के बारे में एक चीज़ याद रखना, चित्रकूट जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला है, और बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। सही जवाब है आपका वाराणसी। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों बनारस जो है ना, बनारस से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभी ना बनारस में जो पान होता है, बनारसी पान, इसको जीआई टैग मिला है। और बनारस का एक आम है लंगड़ा आम, इसको भी जीआई टैग मिला। बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिल चुका है। साथ साथ आप ये ना एक आपका भंता वैगन, रामनगर का है ये, बनारस का ही भंता वैगन, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, भंता वैगन बनारस। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? दोस्तों कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माउस जो है ना, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया, और माउस जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट, आउटपुट लिख दे, इनपुट। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेस्ट कमांड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+B। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। क्लियर, याद रखना। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर। नेक्स्ट, विंडो में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? दोस्तों विंडोज़ में यदि आप लॉग ऑन करेंगे तो उसको जो स्क्रीन दिखेगी उसको बोलेंगे डेस्कटॉप। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, डेस्कटॉप। नेक्स्ट आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स ये क्या हैं? दोस्तों ये जो हैं सारे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ होता है, लाइनक्स होता है, और कौन सा नहीं होता? विंडोज़ यूनिक्स भी होता है आपका, और जबकि एमएस ऑफिस ये नहीं होता। एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ सकता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस पर कोई पदार्थ जो है वो आग पकड़ लेगा उसको आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सही मिलान करें। माइक्रो ओवन पर्सी स्पेंसन ने बनाया था, ट्रांसफार्मर पियरे बर्नियर ने बनाया, बैटरी विलियम स्टैनली, और क्या बर्नियर कैलिपर अलेजेंड्रो बोल्टा। तो दोस्तों इसमें जो सही मिलान है वो आपका माइक्रोवेव जो है वो पर्सी स्पेंसर ने बनाया था। सही जवाब का आपका ऑप्शन ए, पर्सी स्पेंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बैटरी जो है ना, बैटरी बोल्टा ने बनाई थी, अलेक्जेंडर बोल्टा ने, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बर्नियर कैलिपर ये पियरे बर्नियर ने बनाया था। नेक्स्ट है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में क्या डाला जाता है? दोस्तों कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में हम क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आयोडीन। आयोडीन कौन सी ग्रंथि के लिए अच्छी होती है? थायराइड ग्रंथि। यदि आप आयोडीन कम मात्रा में लेंगे तो आपकी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इससे घेंगा या गोइटर हो सकता है। नाइट्रोजन आप जानते हैं, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, उसमें जो प्रिजर्वेटिव गैस होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन ही तो होती है। और नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में कितना है? 78%। याद रखना। जीवनदायिनी गैस किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है,
संश्लिष्ट अपमार्जक यानी कि सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं दोस्तों, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं ना, ये कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ काम करते हैं। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो ये आप याद रखना, ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो एक क्वेश्चन बताना है आपको, साबुन के बुलबुले में जो कलर दिखाई देते हैं, सोप का जो बबल होता है, साबुन के बुलबुले में कलर का दिखाई देना, स्पेक्ट्रम दिखाई देता ना, कई चमकीले रंग दिखते हैं, इसका कारण क्या है? साबुन के बुलबुले में रंग का दिखना, इसका कारण क्या है? कमेंट में लिख के बताओ, सर्च मार के बताओ, कहीं से भी क्वेश्चन बताइए। विवर्तन होता है या व्यतिकरण होता है? स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? दोस्तों चेचक, चेचक की जो बीमारी है ना, जिसको छोटी माता बोलते हैं, ये एक वायरस से होता है, ठीक है, और वायरस का नाम क्या है? बेरीसेला वायरस, बेरीसेला वायरस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की, याद रखिएगा। और दुनिया का पहला वायरस था टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस, जो कि एक तंबाकू की पत्ती में खोजा गया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, वायरस ना तो सजीव है ना ही निर्जीव, बल्कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एलर्जेन के कारण परागत ज्वर होता है, यानी कि हे फीवर इसको कहा जाता है, वास्तव में बोलते हैं हे फीवर। दोस्तों हे फीवर जो होता है ना, जैसे आपके नाक में एक प्रकार की एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी बोलते हैं, नाक में आपके पराग कण चले गए, धूल के कण चले गए, तो इससे आपको लगातार छींक आने लगती हैं, तो ये जो हे फीवर होता है ना, ये आपका पराग से फैलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 140 क्या कहता है? पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होती है? दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन डी, पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है, फंगस से प्राप्त होती है, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी, और ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कौन सा कवक आप खा सकते हो अपनी सब्जी के रूप में? मशरूम, मशरूम एक ऐसा कवक है जो आप अपने भोजन में यूज कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे लिखा गया आपका अमीबा, अमीबा जो है ना, ये संघ प्रोटोजोआ में ही आता है और इसका कोई आकार नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम श्री स्कूल योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा? दोस्तों पीएम श्री योजना के तहत जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, यानी नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो स्कूल बने हैं, उनका नाम है पीएम श्री, और लगभग 14,500 स्कूल जो है उनका उन्नयन किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे स्कूलों की बात हो रही है ना, तो आप एक चीज़ याद रखना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिले उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ना एक चीज़ याद रखना, महाराजगंज एक जिला है, और महाराजगंज में एक एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है, याद रखना, जिसको बोलते हैं राजा गिद्ध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार है जो राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र यूपी में बना है, क्लियर, याद रखेंगे। ब्लू ड्यूक किस राज्य की तितली है? दोस्तों ब्लू ड्यूक जो है ना, ये तितली सिक्किम की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, सिक्किम। दोस्तों क्या आपको पता है कि सिक्किम का नया साल लूसूंग कहलाता है? सिक्किम का नया साल लूसूंग है, ठीक है। और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा कंचन लिख दिया, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, क्लियर। और एक्चुअली मैं आपको और बता दूं दोस्तों, सिक्किम भारत का पहला नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य है, दुनिया का पहला जैविक राज्य, सॉरी, तो ये आप याद रखना, सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य है, ठीक है, ओके। अच्छा सिक्किम के बारे में एक चीज़ और याद रखना, सिक्किम जो है ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्लियर। चलिए, और सिक्किम का जो राजकीय पशु है उसको लाल पांडा बोलते हैं। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम का। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? दोस्तों विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन सा देश बना? सही जवाब होगा आपका बारबाडोस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बारबाडोस, क्लियर, याद रखना, ये ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सेंड्रा मैसन इस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है आपका I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है। देखो I2U2, 2 I का मतलब है इंडिया इजराइल और 2 U का मतलब है USA और UAE, तो कौन सा देश में शामिल नहीं है, यूके I2U2 में शामिल नहीं है। ठीक है, 2 I से मतलब इंडिया इजराइल और 2 U से मतलब UAE और USA, याद रखना। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा। क्वाड इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। क्वाड में कितने देश हैं, कमेंट में लिख के बताना। क्वाड सदस्यों देशों की संख्या 4 है। कौन कौन से देश हैं क्वाड में। नेक्स्ट है आपका टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों जो फ्रेंच ओपन हुआ 2022 में, तो उसमें जो महिला एकल का खिताब जीता वो ईगा स्वेटक ने जीता था। ठीक है, ईगा स्वेटक। और ईगा स्वेटक कहाँ की है, ये पोलैंड की है। किसको हरा के जीता था, तो जवाब होगा आपका अमेरिका की कोको गॉफ को। कोको गॉफ ये अमेरिका की, इनको हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो वो आपका टेनिस से ही तो है, डेविस कप टेनिस। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखो भारत की ना एक टेनिस खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा, और इसने भी संन्यास ले लिया। तो आपसे एक किताब आपके एग्जाम में आ सकती है, एस अगेन ऑड्स। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो सानिया मिर्जा की है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है। दोस्तों फेमिना मिस इंडिया जुलाई 2022 में बनी है कौन, तो इसका सही होगा सिनी शेट्टी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, सिनी शेट्टी बनी है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ पर हुई। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये जो बैठक हुई वो आगरा में हुई है। आगरा जो है ना, ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी। क्लियर। और उत्तर प्रदेश की पेठा नगरी से कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है, तो दोस्तों भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों इस वन्यजीव अधिनियम में कितनी अनुसूची हैं, तो 6 अनुसूची हैं और 66 धाराएं हैं। 6 अनुसूची और 66 धारा, याद रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो वन्यजीव होते हैं ना, वन्यजीवों के लिए एक शब्द हम और यूज करते हैं, फोना। तो कभी क्वेश्चन आए कि फोना शब्द किसके लिए यूज होता है, जीवों के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन लिखा गया आपका 1982, कभी क्वेश्चन आए नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। नाबार्ड 1982 में। और एग्जिम मतलब आयात निर्यात बैंक भारत में कब बना, 1982 में। और 1962 लिखा गया है हमारी संसद की प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई है, तो शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई है, याद रखना। नेक्स्ट आपका एशियाटिक शेर भारत में कहाँ मिलते हैं। दोस्तों एशियाटिक शेरों का आवास गिर नेशनल पार्क है, ऑप्शन ए। और ये गुजरात में है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों दुधवा लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क। बाकी कान्हा किस लिए आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। दोस्तों कांगेर वैली नेशनल पार्क में, ये छत्तीसगढ़ में है। सही जवाब क्या होगा इसका, छत्तीसगढ़। कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। और एक और याद है, नोरा वैली नेशनल पार्क, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। नोरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। क्लियर। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 प्रश्नों का अभ्यास किया हमने। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।